चलो बेटा, अपने लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हमने बात की थी, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर, ठीक है, उसका यूज क्या होता है और उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, फिर इन पे हमें क्वेश्चन से कैसे पूछ सकता है बेटा। क्लियर, उसके बारे में अपने बात की थी, घुमा फिरा के कैसे कैसे हमें पूछ सकता है। क्लियर, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटा। आगे लिखो, हेडिंग नेक्स्ट लिखो, कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल, हिंदी में लिखो बेटा सांद्रता सेल। कंसंट्रेशन सेल, सांद्रता सेल, कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, हिंदी में लिखो सांद्रता सेल। ठीक है, चलो कंसंट्रेशन सेल, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, चलो बात करते हैं बेटा कंसंट्रेशन सेल या सांद्रता सेल। ओके, देखो बेटा ये होता क्या है, कैसे, देखो बेटा इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या होता है, एक स्पेशल टाइप होता है बेटा। क्या कहा, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक टाइप है। क्लियर, ठीक है, बच्चे के दिमाग में आए सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही टाइप है, विद्युत रासायनिक सेल का ही एक प्रकार है, तो फिर मतलब उससे क्या डिफरेंट है इसमें, जिसको हमें अलग से पढ़ना पड़ रहा है। तो बच्चों देखो क्या कहेंगे, अच्छे से सुनना। इन कंसंट्रेशन सेल बोथ इलेक्ट्रोड बोला है मतलब एनोड और कैथोड की बात कर रहा हूं। क्लियर, मेड बाय सेम सबस्टांस। क्लियर, यानी दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बेटा, यानी सेम सबस्टांस के बने होते हैं, एक ही एलिमेंट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। क्लियर, ठीक है, यानी दोनों इलेक्ट्रोड क्या होंगे, सेम सबस्टांस के बने होते हैं। क्लियर, और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो भी क्या होता है बेटा, उनकी नेचर क्या होगी, सेम होगी। मैंने क्या कहा, नॉर्मली हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपन क्या करते हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज करते नहीं करते, दो अलग अलग विद्युत अपघट्य विलयन काम में लेते हैं। क्लियर, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जो दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दोनों विद्युत अपघट्य के विलयन होते हैं, वो क्या होंगे, सेम नेचर के होंगे बेटा। क्लियर, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। मैंने क्या कहा, ठीक है, दोबारा सुनना बेटा। कंसंट्रेशन सेल में क्या इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है बच्चों, सुनना। इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड और कैथोड, वो क्या होते हैं बेटा, सेम सबस्टांस के होते हैं। क्लियर, ठीक है, और जो दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी नेचर सेम होती है, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्लियर, ठीक है, फिर बच्चे के दिमाग में है कि सर अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी तो क्या होगा, अरे सीधी सी बात है, एनोड की साइड और कैथोड की साइड है। सर अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना, अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन अगर सेम हो जाए तो सेल ईएमएफ, सेल विभव 0 हो जाएगा। क्या कहा मैंने, दोनों तरफ अगर कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो सेल ईएमएफ क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, तो जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे बेटा, अभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे बेटा, उसमें हम देखेंगे, इस बात को प्रूफ करेंगे कि एनोड की तरफ और कैथोड की तरफ, दोनों तरफ अगर क्या हो जाए, कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, तो सेल ईएमएफ 0 कैसे होता है। क्लियर, अगर गैसेज स्पीशीज है तो अपन कंसंट्रेशन की जगह क्या लेंगे बेटा, प्रेशर यूज करेंगे। क्लियर, ये कॉमन सेंस है। ठीक है बेटा, अब बच्चे के दिमाग में है सर आपने एक बात बोली है क्या, कि जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं हमें पता है, एक होता है बेटा एनोड, दूसरा होता है कैथोड। क्लियर, ठीक है, आपने कहा कि सर दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, यानी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या, कंसंट्रेशन या प्रेशर दोनों तरफ क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर, ठीक है, वो बात तो ठीक है, डिफरेंट बोला है, इसका मतलब एक की कंसंट्रेशन या प्रेशर कम होगा, दूसरे के लिए क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे सीधी सी बात है, एनोड और कैथोड दोनों पर हमें पता है कंसंट्रेशन या प्रेशर इक्वल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है अगर इक्वल होगी तो सेल ईएमएफ 0 हो जाएगा, सेल विभव 0 हो जाएगा, और जब सेल विभव 0 हो जाएगा तो हमें पता है सेल काम करेगा क्या, नहीं बच्चों। क्लियर, ठीक है, अब बच्चा कहेगा सर आपने कहा कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है, भिन्न होती है, डिफरेंट बोला है, इसका मतलब एक कम होगी दूसरी ज्यादा होगी, तो सर दोनों में कौन सी कम होगी कौन सी ज्यादा होगी, ये कैसे पता करेंगे, तो सुनना बेटा इस बात को। आपको याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमने बात कही थी, तो अपन ने कहा था ये मान लो एनोड वाला सॉल्यूशन है, ये है बच्चों कैथोड वाला सॉल्यूशन। क्लियर, ठीक है, एनोड के बारे में हमने एक पॉइंट बोला था क्या,
एनोड तो क्या होता है, डिकम्पोज होता जाता है। इसका मतलब एनोड टूटकर क्या करेगा, सॉल्यूशन में डिजोल्व होता जाएगा, घुलता जाएगा। इसका मतलब एनोड अगर ब्रेक होकर एनोड अगर टूटकर सॉल्यूशन में डिजोल्व होता जाएगा तो हमें पता है बच्चों एनोड की तरफ कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, यानी एनोड वाली सांद्रता लगातार बढ़ती जाती है। ओके ठीक है बेटा। अब अपन बात करते हैं कैथोड वाले सॉल्यूशन की। क्लियर। कैथोड के लिए अपन ने क्या कहा था, अपन ने कहा था जो सॉल्यूशन के जो आयंस होते हैं, विलियन के जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, केवल कैथोड पर डिस्चार्ज होते हैं, कैथोड पर जमा होते हैं। याद है ना। इसका मतलब हमें पता है कैथोड वाले सॉल्यूशन की तरफ आयन क्या करेंगे, रिएक्शन करके क्या करेंगे, कैथोड पर डिस्चार्ज होते जाएंगे, कैथोड पर जमा होते जाएंगे। तो हमने कहा था इस सॉल्यूशन में आयन लगातार कम होते जाएंगे या नहीं जाएंगे, यस और नो। अरे आयन लगातार कम होते जाएंगे। क्लियर। इसका मतलब इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लगातार क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है। अब सुनना इस बात को। तो अपन एक लाइन में अगर बोले तो हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है बच्चों, एनोड की तरफ क्या होता है, सॉल्यूशन यानी विलियन की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता लगातार बढ़ती है और कैथोड की तरफ लगातार कम होती है। आ गया समझ में। इसका मतलब एनोड वाली लगातार बढ़ती जाएगी, कैथोड वाली लगातार कम होती जाती है। क्यों होती जाती है, मैंने वापस रिवाइज करवाया है बेटा, बात समझ में आ गई। क्लियर। ठीक है। अब बात करते हैं इसका मतलब एक तो ये सांद्रता लगातार पहले से ही कम होती जाती है और आपने इसको कम ले लिया क्योंकि दोनों तरफ सांद्रता डिफरेंट होगी, कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, तो हमें पता एक कम होगा ये ज्यादा होगा। क्लियर। अगर आपने इसको कम ले लिया इसका मतलब एक तो ये खुद ही कम होती जाती है और आपने इसे अपनी तरफ से भी कम ले लिया, इसका मतलब ये पहले से ही कम थी, ये कैथोड वाली है, ये एनोड वाली है। समझना। इसका मतलब अगर आपने कैथोड वाली कम ले ली क्या होगा, कैथोड वाली सांद्रता कम ले ली और हमें पता ये और कम होती जाएगी। इसका मतलब इस साइड सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन जल्दी जीरो होगा नहीं होगा, इसका मतलब इस सॉल्यूशन में कोई आयन बचेगा क्या रिएक्शन करने के लिए, नहीं, तो सेल जल्दी खराब होगा। समझ में आ गया बेटा। क्लियर। इसका मतलब सेल को थोड़ा ज्यादा काम करवाने के लिए, ज्यादा यूज करने के लिए दूसरा मेथड क्या है, कैसे करेंगे, इस साइड वाली सांद्रता को क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे बेटा। मैंने क्या कहा, यानी जो कैथोड की साइड की अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की, उसकी कंसंट्रेशन है ज्यादा लेंगे क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कैथोड वाली ज्यादा होगी, एनोड वाली कम होगी। तो कैथोड वाली क्या होती है, टाइम के साथ कम होती जाती है, एनोड वाली बढ़ती जाती है। तो क्या होगा, सेल काफी लंबे टाइम तक काम करेगा बेटा। समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर। ठीक है बेटा। तो ये अपन ने बात की क्या कि जो दोनों सॉल्यूशन होते हैं उनकी नेचर तो सेम होती है लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्लियर। और डिफरेंट तो होती है लेकिन दोनों में कम ज्यादा में ज्यादा किसकी होती है, कैथोड वाली कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है बच्चों कैथोड वाली कम ले लेंगे तो ये जल्दी जीरो हो जाएगा, एक साइड का सॉल्यूशन ही जीरो हो जाएगा, मतलब एक साइड तो रिएक्शन होगी ही नहीं, और एक साइड अगर रिएक्शन नहीं होगी तो अकेले इलेक्ट्रोड की वजह से हमें पता है सेल सही से काम करेगा क्या, नहीं करेगा बेटा। समझ में आ गया। क्लियर, यस और नो। ठीक है बेटा। अब बात करें इसके बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो ध्यान रखना, यानी कंसंट्रेशन सेल के लिए, कंसंट्रेशन सेल के लिए जो स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ होता है, मानक सेल विभव होता है, वो क्या होता है, शून्य होता है। मैंने क्या कहा, मानक सेल विभव क्या होता है, शून्य होता है। ओके, मैं क्या कह सकता हूं बेटा, ई सेल नोट। ई सेल नोट किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, कंसंट्रेशन सेल के लिए बात कर रहे हैं बेटा। ये क्या होगा, जीरो होता है। आप कहोगे सर क्यों, अरे हर चीज का कोई ना कोई रीजन तो जरूर होता है बेटा, तो डायरेक्टली रटने की जरूरत नहीं है, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, इसका कारण क्या है समझना। हमें पता है इसमें, अरे जब दोनों सॉल्यूशन क्या होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, तो हमें पता है एक एनोड है, दूसरा क्या है, कैथोड। एक तरफ क्या होगा, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ क्या होगा, अपचयन रिडक्शन होगा बेटा। और हमें पता है यहां पर दोनों तरफ सॉल्यूशन सेम नेचर का है, इसका मतलब सेम स्पीशीज रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, इसका मतलब एनोड की तरफ जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो भी सेम स्पीशीज है, जिसका रिडक्शन होगा वो भी सेम स्पीशीज है। यानी हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली स्पीशीज क्या होती है, सेम होती है। ओके, ठीक है बेटा। देखो कैसे एग्जांपल से इस बात को समझना। सपोज करो कोई स्पीशीज है बेटा ए। क्लियर, ठीक है, ये मान लो ए है
अब ये क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, A+2 में। क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करिए सोल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है। अब बात करिए, हमें पता है रिडक्शन भी क्या होगा, A का ही होना है। जब A का रिडक्शन होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, A+2 से A में कन्वर्ट होगा। बात को समझ रहे हो, क्लियर। हमें पता है ABC, अरे अपनी ट्रिक याद है ना, इसका मतलब ये एनोड वाली वैल्यूज है, और हमें पता है एनोड की तरफ क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब E ऑक्सीडेशन है। मान लो इसके रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं बेटा, ये मैं मान रहा हूं x वोल्ट, अपनी तरफ से मान रहे, कितना भी हो जाए, यानी जो एनोड की तरफ रिएक्शन होगी उसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मानक ऑक्सीकरण विभव है, उसको मैं मान रहा हूं बेटा x वोल्ट। क्लियर, ठीक है। अब ये जो कैथोड की तरफ रिएक्शन हो रही है, तो एक बात तो श्योर है, ABC अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग याद है ना बेटा, हमें पता है ये A होता है, ये सोल्ट ब्रिज, और ये C यानी कैथोड वाली वैल्यूज। क्लियर, ठीक है। अब हमें पता है इस तरफ जो रिएक्शन होगी, हमें पता है उसका जो पोटेंशियल होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन है पोटेंशियल। क्लियर। अब हमें पता है बच्चों, देखो बात हो रही है A की, सेम एलिमेंट है, सेम स्पीसीज है, सेम स्पीसीज के लिए अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर x है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, अरे -x होगा या नहीं होगा, यस और नो। x हमने माना है, ये कितना भी हो सकता है, 0.1 0.2 3 4 5 कितना भी हो, चाहे कोई भी डिजिट हो बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या करूं, कंप्लीट सेल के लिए अगर मैं सेल ईएमएफ कैलकुलेट करूं तो हमें पता है बेटा ई सेल नोट क्या होता है रे, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ई नोट ऑक्सीडेशन एनोड प्लस ई नोट रिडक्शन क्या करते हैं अपन, कैथोड। इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, वैसे अपन करते आए हैं, ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। इसमें बार बार साइन चेंज करके आपको डाइवर्ट होना पड़ेगा, इसमें डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा। ओके, कैसे करना समझना। इसका मतलब ई ऑक्सीडेशन एनोड है, एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है बेटा उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स। क्लियर, प्लस, और हमें पता है कैथोड पर जो हो रहा है रिडक्शन उसकी वैल्यू कितनी है, -x। समझ में आ गया, क्लियर। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं बेटा, x प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और क्या हो गया, x। समझ में आ गया। तो इसके लिए ई सेल नोट कितना आ गया बेटा, 0 वोल्ट। समझ में आ गया कैसे किया, क्लियर। तो क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन सेल जो होता है उसके लिए स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होता है वो क्या होता है, सेम स्पीसीज का होता है। क्लियर, इसका मतलब अगर किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, x है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, और दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया इसके बारे में क्या क्या हमने कहा। चलो अब स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं बेटा, लिखो स्टेटमेंट, लिखो कंसंट्रेशन सेल, इंग्लिश वाले लिखो concentration cell is a special type of electrochemical cell. Concentration cell is a special type of electrochemical cell. Concentration cell is a special type of electrochemical cell. Concentration cell is a special type of electrochemical cell. Concentration cell is a special type of electrochemical cell in which both electrode anode and cathode are made by same substance, in which both electrode, anode and cathode are made by same substance, anode and cathode are made by same substance, and both electrolytic solution 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 have same nature
एंड बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैव सेम नेचर, both electrolytic solution have same nature but different concentration, same nature but different concentration। ये जो हमने बोला बेटा different concentration, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये खास कर ध्यान रखना। क्लियर? both electrolytic solution have same nature but different concentration। ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, लिखो सांद्रता सेल, सांद्रता सेल, सांद्रता सेल, सांद्रता सेल वैद्युत रासायनिक सेल का, सांद्रता सेल वैद्युत रासायनिक सेल का एक विशिष्ट प्रकार है, एक विशिष्ट प्रकार है, एक विशिष्ट प्रकार है जिसमें एनोड तथा कैथोड, जिसमें एनोड तथा कैथोड, जिसमें एनोड तथा कैथोड, जिसमें एनोड तथा कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड, जिसमें एनोड तथा कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड, जिसमें एनोड तथा कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड समान पदार्थ के बने होते हैं, समान पदार्थ के बने होते हैं तथा दोनों वैद्युत अपघट्य, तथा दोनों वैद्युत अपघट्य विलीनों, तथा दोनों वैद्युत अपघट्य विलीनों, तथा दोनों वैद्युत अपघट्य विलीनों की प्रकृति समान, दोनों वैद्युत अपघट्य विलीनों की प्रकृति समान, लेकिन सांद्रता या दाब, सांद्रता या दाब भिन्न होते हैं। इंग्लिश वाले भी ऐड कर लेना बेटा, कंसंट्रेशन के साथ लास्ट में प्रेशर और ऐड कर लेना बेटा, कंसंट्रेशन और प्रेशर, क्योंकि अगर गैसेज स्पीशीज है तो बेटा हमें क्या करेगा, कंसंट्रेशन की जगह हमें क्या देगा बेटा, प्रेशर देगा। ठीक है, तो इंग्लिश वाले भी ऐड कर लेना कि बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैव सेम नेचर बट डिफरेंट कंसंट्रेशन और प्रेशर। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? क्या कहा हिंदी में? दोनों वैद्युत अपघट्य विलीनों की प्रकृति समान लेकिन सांद्रता या दाब भिन्न होते हैं। लिख लिए? ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा इंग्लिश में। इन कंडीशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन, क्या कहा? इन कंडीशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन, इन कंडीशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन और प्रेशर, इन कंडीशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ, यहां सही चल रहा ना, इन कंडीशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ both electrolytic solution, in condition of same concentration or pressure of both electrolytic solution, both electrolytic solution, the cell EMF, the cell EMF will zero, the cell EMF will zero and cell will stop working, and cell will stop working, cell will stop working। ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, दोनों वैद्युत अपघट्य विलयनों, दोनों वैद्युत अपघट्य विलयनों, दोनों वैद्युत अपघट्य विलयनों, दोनों वैद्युत अपघट्य विलयनों की सांद्रता या दाब, दोनों वैद्युत अपघट्य विलयनों की सांद्रता या दाब समान होने पर, दोनों वैद्युत अपघट्य विलयनों की सांद्रता या दाब समान होने पर
सेल विभव, सेल ईएमएफ शून्य हो जाएगा, सेल ईएमएफ शून्य हो जाएगा तथा सेल कार्य करना बंद कर देगा, सेल कार्य करना बंद कर देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा। द कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड डिपार्टमेंट, कैथोड डिपार्टमेंट समझ रहे हो बेटा? कैथोड डिपार्टमेंट का मतलब है जो कैथोड वाला सॉल्यूशन होता है उसकी बात कर रहा है बेटा। ओके, लिखो द कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड डिपार्टमेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड डिपार्टमेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड डिपार्टमेंट, the concentration of cathode department should be greater than anode department, should be greater than anode department because in electrochemical cell, because in electrochemical cell anode is decomposed, because in electrochemical cell anode is decomposed, anode is decomposed and ions are discharged, and ions are discharged at cathode, ions are discharged at cathode, so concentration of anode solution या concentration of anode department, so concentration of anode department continuously increases, so concentration of anode department continuously increases, concentration of anode department continuously increases, concentration of anode department continuously increases and concentration of cathode department continuously decreases, concentration of cathode department continuously decreases, concentration of cathode department continuously decreases, concentration of cathode department continuously decreases। हिंदी में लिखो बेटा, एनोड विभाग की सांद्रता या कैथोड विभाग की सांद्रता, कैथोड पहले लिख लो, कैथोड विभाग की सांद्रता, कैथोड विभाग की सांद्रता एनोड विभाग की तुलना में, कैथोड विभाग की सांद्रता एनोड विभाग की तुलना में अधिक होनी चाहिए, कैथोड विभाग की सांद्रता एनोड विभाग की तुलना में अधिक होनी चाहिए, क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल में, क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड विघटित होता है, एनोड विघटित होता है, एनोड विघटित होता है, एनोड विघटित होता है तथा कैथोड पर आयन जमा होते हैं, एनोड विघटित होता है तथा कैथोड पर आयन जमा होते हैं, कैथोड पर आयन जमा होते हैं, अतः एनोड विभाग की सांद्रता
अतः एनोड विभाग की सांद्रता लगातार बढ़ती है, अतः एनोड विभाग की सांद्रता लगातार बढ़ती है, एनोड विभाग की सांद्रता लगातार बढ़ती है तथा कैथोड विभाग की सांद्रता लगातार कम होती है। ठीक है, तो बच्चों देखो दोनों सांद्रताएं अलग अलग तो होती है, अलग अलग में भी कौन सी कम होनी चाहिए, कौन सी ज्यादा होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, इसका भी मैंने रीजन बताया। क्लियर। और देखो कैथोड वाली सांद्रता ज्यादा होनी चाहिए, जब हम इसके ई सेल का सेल विभव का फॉर्मूला बनाएंगे बेटा, उसमें भी हम इस बात को प्रूफ करेंगे। देखो बेटा कि ये ज्यादा होनी चाहिए तभी सेल सही से काम करेगा। ओके ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा इसके बारे में, ई सेल कंसंट्रेशन वाला लिखो बेटा, लिखो द स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ, the standard cell EMF, the standard cell EMF of concentration cell, the standard cell EMF of concentration cell is 0. The standard cell EMF of concentration cell is 0 because oxidation and reduction, because oxidation and reduction takes place, because oxidation and reduction takes place the standard cell EMF of concentration cell is 0 because oxidation and reduction takes place of same species. Oxidation and reduction takes place of a same species. Oxidation and reduction takes place of a same species. ठीक है, हिंदी में लिखो, लिखो सांद्रता सेल का मानक सेल ईएमएफ 0 होता है, सांद्रता सेल का मानक सेल ईएमएफ 0 होता है, सांद्रता सेल का सेल ईएमएफ मानक सेल ईएमएफ 0 होता है क्योंकि एक ही स्पीशीज का ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है, क्योंकि एक ही स्पीशीज का ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है। अरे लिख लिया, चलो बेटा यहां तक बात समझ में आई। चलो कोई डाउट है क्या? ठीक है पुष्पेंद्र सर आपका कनेक्शन वीक है बेटा, फाइबर चल रहा है यहाँ पे, कनेक्शन वीक नहीं है, तुमसे जुड़ा हूँ। ठीक है, हम भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, एकदम नॉन स्टॉप चल रहा है बेटा। ठीक है, अपनी कनेक्टिविटी बेटा सही करो, ठीक है, ताकि अच्छे से स्टडी कर सको। और क्या दे रखा है? ठीक है, क्या जयंत क्या बोला? स्पीसीज सेम है एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन है, तो फिर 0 कैसे आया? बेटा देखो स्टैंडर्ड वाली बात कर रहे हैं। अरे स्टैंडर्ड में तो अपन क्या कर रहे हैं बेटा? अरे कंसंट्रेशन का यूज करते हैं क्या? नहीं, कंसंट्रेशन का तो यूज किस में करेंगे? ओनली ई सेल में करेंगे, ना कि ई सेल नोट में। आ गया समझ में? ई सेल नोट तो अपन कैसे करते हैं बेटा? ओनली क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से करते हैं। बात समझ में आ गई? हमें पता है एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो हमें पता है पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल तो होगा बट साइन अपोजिट होगा बेटा। आ गया समझ में? ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो कि सर कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो 0 कैसे होगा? कंसंट्रेशन डिफरेंट होने पर ई सेल 0 नहीं होगा। मैं क्या कर रहा हूं बेटा? ई सेल की बात कर रहा हूं, ना कि ई सेल नोट। दोनों अलग अलग है। अपने नेंसेट इक्वेशन लिखी थी, याद है क्या? ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नोट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। क्लियर? ठीक है, ई सेल पहले वाला ई सेल समझना। ई सेल तो अपन क्या करेंगे?
एनोड और कैथोड वाली कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं, जबकि ई सेल नोट क्या होता है बेटा स्टैंडर्ड वाला, ये तो ओनली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल यानी एनोड और कैथोड वाले पोटेंशियल की वजह से आता है, इसमें कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है बेटा। आ गया समझ में? बस एक ही स्पीशीज ऑक्सीडेशन और वही रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, तो जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वैल्यू वही होगी, साइन अपोजिट होगा किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का। इस वजह से क्या होगा, नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? ठीक है बेटा, ये स्टामा करके लिखो और ये एग्जाम्पल लिखो। और कोई डाउट? बिल्कुल बेटा स्मूथ चलेगा, नो टेंशन। नोट करो फटाफट। नोट कर लिया बेटा? अरे कर लिया ना? चलो आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, आगे बात करते हैं बच्चों। तो ये तो अपने बात की कंसंट्रेशन सेल होता क्या है, सांद्रता सेल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है बेटा, तो कम से कम दिमाग में थीम होनी चाहिए जिसके बारे में हमें पढ़ रहे हैं, वो क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं बेटा, फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला बनाए, डेराइव करे, कैसे करना है, क्या करना है। ओके चलो हेडिंग लिखो बेटा, लिखो सेल ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल। हिंदी में लिखो सांद्रता सेल का सेल विभव या सेल ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल, सांद्रता सेल का सेल ईएमएफ या सेल विभव। नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। नंबर 1 सांद्रता के पदों में, सांद्रता के पदों में, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के पदों में लिख लिए? ठीक है। अब अभी जैसे जयंत ने कहा बच्चे के दिमाग में अगर ये आए सर आपने अभी कहा कि सेल ईएमएफ 0 होता है तो फिर कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? नो बेटा, ई सेल नॉट 0 होता है, ना कि ई सेल। समझ में आ गया? यस और नो? अरे ई सेल अगर 0 हो जाएगा तो सेल काम करेगा क्या? नहीं बेटा। बात समझ में आई क्या? सेल का कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, तभी तो वो वर्क करेगा। क्लियर? तो ध्यान रखना ई सेल नॉट 0 होता है, ना कि ई सेल। मैं बात किसकी कर रहा हूं? ई सेल की बात कर रहा हूं। क्लियर? ठीक है। क्या बोल रहा है? इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। यहां पर क्या करेगा बेटा? दो अलग अलग फॉर्म में शो करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है। कैसे? एक कंसंट्रेशन की टर्म में, एक होता है बेटा प्रेशर की टर्म में। क्लियर? आप कंफ्यूज ना हो बेटा, दोनों में अलग अलग कंडीशन आएगी, ध्यान रखना। एक में आएगा कंसंट्रेशन में आएगा कैथोड अपॉन एनोड, और प्रेशर में आएगा एनोड अपॉन कैथोड। क्लियर? ठीक है। देखो बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो अलग अलग बता रहा हूं। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के पदों में बात करें तो कैसे करना, क्या करना। सपोज करो बेटा, देखो फॉर एग्जांपल मान लो कोई रिएक्शन में लिख रहा हूं Cu सॉलिड से Cu+2 एक्वास। क्लियर? इसकी कंसंट्रेशन बोला है C1m, C1 मोलर बोला है। ऑब्लिक फिर मैं लिख रहा हूं बेटा, हमें पता दूसरी साइड रिडक्शन होगा तो क्या लिखेंगे? Cu+2। ठीक है? इसकी कंसंट्रेशन मैं बोल रहा हूं C2m। ठीक है? और क्या लिखेंगे? Cu सॉलिड। अरे क्या कहा, समझ में आ गया? क्लियर? बच्चे के अगर दिमाग में आए कि सर दोनों आपने ये रिएक्शन क्यों लिखी Cu, तो ध्यान रखना बेटा, इसमें दोनों सॉल्यूशन क्या होते हैं? सेम नेचर वाले होते हैं। यस और नो? इसका मतलब उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। और कोई भी क्वेश्चन अगर करो बेटा पूरी सेल रिएक्शन में या फिर सेल के रिप्रेजेंटेशन में एक ही एलिमेंट यूज हो रहा है तो समझ जाना कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा? कंसंट्रेशन सेल, सांद्रता सेल का कॉन्सेप्ट मुझे लगाना है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना बेटा। ठीक है, चलो बेटा अब अपना काम क्या, सबसे पहले क्या करो बेटा? सेल रिएक्शन को लिखो, अदरवाइज गलती के चांस है, क्योंकि इसमें
इसमें तो आपका सही आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रेशर वाले में अपोजिट हो जाएगा, उल्टा कर दोगे, ध्यान रखना। तो सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखूं, मुझे पता है ABC एनोड और ये कैथोड, ध्यान है ना बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, Cu किस में कन्वर्ट होगा, Cu+2 में, मतलब पहले Cu है तो इसका मतलब ये रिएक्टेंट है, और ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, Cu+2 एक्वस। कंफ्यूजन से बचने के लिए इनकी वैल्यू साथ साथ लिख लेना। कैसे, ये कंसंट्रेशन मुझे कितनी बोल रहा है बेटा, C1m, यस और नो, क्लियर। अब कैथोड वाली रिएक्शन क्या होगी, Cu+2 किसमें, Cu में कन्वर्ट होगा बेटा, तो यहां से क्या लिखेंगे, Cu+2 किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, Cu+2 Cu में कन्वर्ट होगा, यस और नो, क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा C2m, क्लियर, ठीक है। अब अपन क्या कह सकते हैं, हमें पता है, अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता है क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो क्या करेंगे, ये अपॉन ये, तो देखो बेटा क्या लिखेंगे, C1 अपॉन C2, यस और नो। अरे ये सॉलिड है, इसका यूज करेंगे क्या, नो, ये सॉलिड है, इसका यूज करेंगे क्या, नो। हमें पता प्रोडक्ट साइड कौन बच गया, ये Cu+2, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C1m, और ये Cu+2 कितना है बेटा, C2, क्लियर, ठीक है। अब मैं लिखूं बेटा किसके बारे में, ई सेल के बारे में। नैनसेट इक्वेशन क्या कहती है, ई सेल क्या होता है, ई सेल नॉट माइनस क्या करते हैं 0.059 अपॉन n, और क्या करेंगे बेटा, लॉग हमें पता है क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट, यस और नो, अरे करेंगे बच्चों। और हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन सेल की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है ई सेल नॉट, अरे ई सेल नॉट किसके लिए, कंसंट्रेशन सेल के लिए बेटा, ये कितना होता है 0। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं रे, ये जो ई सेल नॉट है इसकी जगह क्या लिखूंगा 0, तो क्या लिखेंगे ई सेल, फाइनली मेरे पास क्या बच गया, ई सेल, यहां 0 हो गया, और ये क्या हो गया -0.059 अपॉन n लॉग है, और के ई क्यू की जगह बेटा क्या लिखेंगे C1 अपॉन C2, यस और नो, क्लियर। इस 0 को हटा दे तो क्या हो गया, इक्वल टू 0 तो गया 0.059 अपॉन n, और क्या हो गया log C1 अपॉन C2, और log वाले रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं माइनस को प्लस कर दूं बेटा तो अपन क्या लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू माइनस से अगर प्लस हो जाए तो क्या लिखेंगे 0.059 अपॉन n log, और log के साथ वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, C1/C2 की तुलना कंपैरिजन में क्या आएगा, C2/C1 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है बेटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ई सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n, जो मुझे याद रखना है बेटा क्या लिखेंगे, इसका मतलब देखो बेटा क्या करेंगे, C2 कौन सी कंसंट्रेशन है बेटा, हमें पता है ये एनोड ABC, अपनी ट्रिक याद है ना, अरे C2 कौन सी कंसंट्रेशन है, कैथोड वाली कंसंट्रेशन है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, C2 क्या है, C मतलब कंसंट्रेशन कौन सी, कैथोड वाली, क्लियर, ठीक है। C1 कौन सी है बेटा, एनोड वाली, तो क्या लिखेंगे Ca, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, और ये दिमाग में जरूर रखना बेटा, क्लियर, ठीक है। क्या करना, Cc, क्लियर, क्या कहा, पहले कौन सी कंसंट्रेशन आएगी, कैथोड वाली कंसंट्रेशन पहले आएगी, ओके। तो देखो इसके फॉर्मूले में क्या करना है बेटा, ई सेल इक्वल टू, अपन को पूरी नैनसेट इक्वेशन लगा के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिमाग में सेट है तो बहुत ईजी हो जाएगा। क्या, ई सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n log, क्या करेंगे बेटा, यानी Cc अपॉन Ca, आ गया समझ में, क्लियर, सेम टू सेम, Cc कैथोड वाली कंसंट्रेशन अपॉन एनोड वाली कंसंट्रेशन, ओके। अब बच्चे के दिमाग में आए, मैंने क्या कहा था, अपन प्रूव भी कर सकते हैं इस बात को, क्या, दोनों कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ये बोलूं बेटा इफ Cc, क्या कहा, इफ Cc इज इक्वल टू Ca, दोनों कंसंट्रेशन अगर इक्वल हो जाए, ये अगर इक्वल हो गया तो बेटा ये x है तो ये भी x, log 1 हो गया, log 1 क्या होता है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू भी क्या आएगी 0 आ जाएगी, तो क्या करेंगे ई सेल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, दोनों कंसंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए, क्या इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्लियर। एक बात अपन ने और कही थी, कैथोड वाली कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, कैसे, अगर कैथोड वाली कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तभी तो हमें पता है log के अपर वाली वैल्यू ज्यादा है, अपर वाली वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव होगा, तो हमें पता है ई सेल क्या होगा
पॉजिटिव और ई सेल पॉजिटिव होता है तभी तो सेल वर्क करता है बेटा, क्योंकि इसका मतलब उसमें कुछ वोल्टेज है, कुछ पोटेंशियल है। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? नोट करो फटाफट। और जो ब्लॉक किया बेटा वो ब्लॉक कर लेना, ध्यान रखना है वो। नोट करो फटाफट। बेटा एक तो अगर रनिंग क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें पता है हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो फ़ोन मैसेज का जवाब नहीं दे पाए तो कोई भी दिक्कत हो गोपी जी को कॉल करेंगे। ठीक है? लाइव क्लासेज में कोई प्रॉब्लम होगी गोपी जी को कॉल करेगा। क्लियर? कोई भी बच्चा हो चाहे, मैं आपको अभी अपने जो स्टूडेंट की लिस्ट है उसमें नंबर सेंड कर दूंगा गोपी जी के। तो कोई भी लाइव क्लास में करंट में अगर कोई दिक्कत आ रही है बेटा, चलने में कोई प्रॉब्लम हो, आप क्लास से डिस्कनेक्ट हो गए, कैसे भी कोई प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम हो, कुछ भी, आप गोपी जी को कॉल कर लेना। क्लियर? क्लियर? हाँ, अगर मेरी क्लास नहीं है तो मुझे कॉल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं क्लास में हूं तो गोपी जी को, नौसा सर को, हम में से किसी को, जिसकी क्लास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, जो क्लास में प्रेजेंट नहीं है उसको कॉल कर सकता है, तीनों में से। और जहां तक है उसके गोपी जी को ही करना है। नोट करो फटाफट। कर दिया कनेक्ट?
कर लिया बेटा नोट? अरे कर लिया क्या? चलो ये तो हमने बात की बच्चों क्या, कंसंट्रेशन सेल के सेल ईएमएफ की बात किसके टर्म में? कंसंट्रेशन के टर्म में, सांद्रता के पदों में हमने बात की बच्चों कैसे करना क्या करना। नंबर 2 नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं बेटा। नंबर 2 लिखो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। देखते हैं बच्चों प्रेशर की टर्म में कैसे करना है, क्या करना है। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, दाब के पदों में लिखो हेडिंग नंबर 2, दाब के पदों में देखते हैं बेटा कैसे करना है, क्या करना है। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिख लिए बच्चों। देखो प्रेशर की टर्म में अगर हम बात करें तो एक बात तो श्योर है, प्रेशर को बेटा किसके रेस्पेक्ट में कंसीडर करता है? गैसेज स्पीसीज के रेस्पेक्ट में। ओके ठीक है, तो देखो बेटा फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं बेटा, समझना इस बात को। देखो मान लो प्रेशर की बात कर रहा है तो मान लो H2 गैस है, ठीक है, H2 गैस है बेटा, इसका मैंने बोला है P1 ATM, क्लियर, P1 ATM, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? H प्लस एक्वस, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा, क्लियर, ठीक है, ये अपना सॉल्ट ब्रिज हो गया। फिर हमें पता है इसका रिडक्शन भी होना है, तो H प्लस एक्वस से क्या बन गया? H2 गैस, क्लियर, ठीक है, और इसका प्रेशर मैं बोल रहा हूं बेटा P2 ATM। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है, और ये मैंने लिखा है बेटा प्लेटिनम, और ये क्या लिखा है? प्लेटिनम। पहली बात तो प्लेटिनम क्यों लिखा है ये तो ध्यान है ना, गैसेज स्पीसीज की कंडीशन में मैंने क्या कहा था, कांटेक्ट के लिए मेनली प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करेगा, क्लियर, ठीक है। अब अपना वही काम, सबसे पहले क्या करना है बच्चों? रिएक्शन लिखनी है, क्लियर। देखो कंसंट्रेशन वाला तो नो डाउट आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रेशर वाले में बच्चा अपोजिट करता ही करता है बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो रिएक्शन में क्या लिखेंगे, हमें पता है, देखो ये रिएक्शन कौन सी है? एनोड ABC, अरे याद है ना, सबसे पहले एनोड वाली रिएक्शन लिखेंगे। एनोड में क्या हो रहा है? H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? H प्लस में। इसका मतलब क्या लिखेंगे? H2 गैस क्या हो गया? H2 किस में कन्वर्ट हुआ बेटा? 2H प्लस एक्वस में कन्वर्ट हुआ है, क्लियर, ठीक है। वैल्यू साथ साथ जरूर लिख लेना, क्योंकि हमें पता है सेम स्पीसीज है तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्लियर। देखो बेटा इस H2 को हमने इस H प्लस में कन्वर्ट किया है, तो देखो इसका प्रेशर कितना है? P1 ATM, क्लियर, ठीक है। अब बात करें, देखो रिडक्शन किसका होगा? H प्लस से H2 में कन्वर्ट होगा बेटा, तो क्या लिखेंगे? 2H प्लस एक्वस, 2H प्लस एक्वस किस में कन्वर्ट होगा बेटा? इस H2 में कन्वर्ट होगा, क्लियर, ठीक है। और हमें पता है इसका प्रेशर कितना दे रखा है? P2 ATM, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। अब हमें पता है इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता है वही P/R। अब प्रेशर की बात कर रहा है बेटा, तो क्या करेंगे? प्रेशर को कंसीडर करें तो हमें पता है जो प्रोडक्ट है, देखो जो उत्पाद है, प्रोडक्ट इस साइड कितना है बेटा? P2, और रिएक्टेंट साइड कितना है रे? P1। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट लिखे, हमें पता है ई सेल क्या होता है रे? ई सेल नॉट माइनस क्या करेंगे? 0.059 अपॉन N, और क्या करते हैं बेटा? log KEQ, यस और नो, क्लियर, हमें पता ही है ये तो क्या होता है? 0 होता है। तो अगर वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे? ई सेल इक्वल टू ये 0 हो गया, तो क्या हो गया? 0.059 अपॉन N, क्लियर, log क्या लिखेंगे? KEQ कितना है बेटा? P2 बाई P1, यस और नो, क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। और बच्चों 0 को अगर हटा दे तो अपन क्या लिखेंगे? ई सेल इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? देखो 0 हट गया, माइनस से अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या लिखेंगे? प्लस क्या हो गया बेटा? 0.059 अपॉन N, और क्या लिखेंगे? log है, इसको माइनस से प्लस कर दे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? P2 बाई P1 से क्या हो जाएगा? P1 बाई P2 हो जाएगा, यस और नो, क्लियर, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.059 अपॉन N log, देखो बेटा P1 कौन सी वैल्यू है? ABC, एनोड वाला प्रेशर। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब प्रेशर है कौन सा? एनोड वाला, क्लियर। और P2 कौन सा प्रेशर है बेटा? कैथोड की साइड वाला, तो क्या लिखेंगे? P अपॉन, क्या लिखेंगे? ये एनोड और ये कैथोड, P अपॉन
पीसी। बात समझ में आ गई? क्लियर? ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया, इसके सेल ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। समझ में आ गया? क्लियर? और फिर वही बात क्या करेंगे, अगर हम ये लिख दे इफ पीए इक्वल टू क्या लिखेंगे, पीसी, दोनों अगर इक्वल हो जाए तो log 1 कितना होगा, हमें पता है 0, तो फाइनल वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। तो क्या लिखेंगे, ई सेल कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो सेल काम करेगा क्या, नहीं बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, नोट करो फटाफट। शाहरुख व्हाट्सएप पे मैसेज मत करो बेटा, व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे। साइड में जो चैट का ऑप्शन दे रखा है बेटा, उसमें मैसेज करो। महकदीप सिलेबस कब तक हो जाएगा, ये पढ़ तो सही कम से कम। अरे 1 महीने पहले बेटा कोचिंग ज्वाइन की है और तू सिलेबस की टेंशन ले रहा है। सिलेबस बेटा जरूर हो जाएगा अपना, बिल्कुल। जो बच्चा जिस वे में आया है, जिस टाइप से आया है, जितना लेट हुआ है, थोड़ा तो नो डाउट जो पहले है उसका सिलेबस पहले तो होगा, लेकिन ये चीज़ें इस चैट में करने की नहीं है। पर्सनली तुम कॉल कर सकते हो बेटा, कि पढ़ाते टाइम सिलेबस कब होगा, रिवीजन कब होगा, ये डिस्कस करने लग गए तो पढ़ोगे कैसे। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, नोट करो फटाफट। बिल्कुल बेटा, सब हो जाएगा, टेंशन मत ले। नोट करो फटाफट। यहां आपको चैट में बेटा वही डाउट्स पूछने जो करंट में पढ़ाया जा रहा, उसका कोई डाउट हो, या आपको चैट का ऑप्शन इसलिए दे रखा है, ना कि पर्सनल इंटरेक्शन के लिए। हाय सर, कैसे हो सर, खाना कब खाओगे, सिलेबस कब कराओगे। बात समझ में आ रही है ना? चलो थोड़े मैच्योर बनो। चलो कली नोट। चलो बेटा, ये हमने बात की है बच्चों, कैसे कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर? अरे बात समझ में आई क्या? क्लियर? चलो अब बात करते हैं बेटा इन पर, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कैसे करना है, क्या करना है। ओके, लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। Cu सॉलिड ऑब्लिक Cu+2 एक्वास, ये है C1M, और फिर लिखो Cu+2 एक्वास C2M, और ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा Cu सॉलिड। ठीक है, रिएक्शन लिख ली। चलो क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, which of the following reaction, which of the following relation is correct, which of the following relation is correct for spontaneous cell reaction, which of the following relation is correct for spontaneous cell reaction,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा C1 ग्रेटर देन C2, दूसरा दे रखा है C1 लेस देन C2, और तीसरा दे रखा है बेटा C1 इक्वल टू C2, और फोर्थ दे रखा है बेटा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, चलो बेटा अब बात करते हैं बच्चों, देखो कैसे करना, क्या करना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमें पता है देखो सेम स्पीसीज दे रखी है, सेम स्पीसीज दे रखी है, हमें चल के नहीं बोला है कि आपको कंसंट्रेशन सेल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मैं क्या कर रहा हूं, फिर सुन लेना इस बात को। सबसे पहले क्या, हमें ये नहीं बोलेगा कि आपको कंसंट्रेशन सेल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, यहां पर हमें खुद दिमाग लगाना है। कैसे, वो कैसे पता करना है बेटा, मैंने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर एनोड कैथोड पर अगर एक ही एलिमेंट सेम स्पीसीज रिएक्शन कर रही है, इसका मतलब कंसंट्रेशन सेल का कॉन्सेप्ट मुझे अप्लाई करना है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ई सेल, ई सेल इक्वल टू क्या होता है 0.059 अपॉन एन, लोग क्या करेंगे बेटा CC अपॉन CA। क्लियर? अरे बात समझ में आई क्या? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बेटा तो क्या करेंगे, ई सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग CC। हमें पता है बेटा अपन क्या करते हैं, एनोड क्या करते हैं, देखो ABC, हमें पता है ABC। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो कैथोड वाली कंसंट्रेशन कौन सी है बेटा C2, और एनोड वाली कौन सी है C1 है बेटा। क्लियर? अरे बात समझ में आई क्या? इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, अगर C2 ज्यादा होगा, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन की बात कर रहा है बेटा, हमें पता है सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब डेल जी क्या होगा नेगेटिव, और डेल जी नेगेटिव होने के लिए हमें पता है बेटा ई सेल क्या होगा पॉजिटिव होगा बेटा। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, इफ हमें पता है C2 ग्रेटर देन C1, क्या कहा C2 ग्रेटर देन C1 है तो क्या लिखेंगे ई सेल, ई सेल क्या आएगा पॉजिटिव, और अगर ई सेल पॉजिटिव है तो हमें पता है बेटा डेल जी, अरे डेल जी क्या आएगा नेगेटिव। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो साइड में लिख सकता है, हमें पता है डेल जी क्या होता है रे -NF ई सेल, यस और नो। अरे ध्यान है ना, इसका मतलब देखो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। क्लियर? तो क्या कहेंगे, अगर C2 ग्रेटर देन C1 है तो ई सेल पॉजिटिव, ई सेल पॉजिटिव तो डेल जी नेगेटिव, और डेल जी नेगेटिव तो क्या लिखेंगे, रिएक्शन कैसी हो जाएगी बेटा स्पॉन्टेनियस, क्या कहा स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। समझ में आ गया? इसका ऐसी कंडीशन के लिए क्या चाहिए, C2 C1 से ज्यादा होना चाहिए, C2 ज्यादा होना चाहिए, मतलब C1 लेस देन C2। समझ में आ गया? क्लियर? नोट करो फटाफट। ठीक है, आंसर देखते हैं बेटा, क्या दे रखा मनीषा, ठीक है मनीषा, ठीक है रितु, अमन, ठीक है निकिता सैनी, पूजा, खुशबू, विकास, ठीक है आर्यन सेकंड, संजीव थर्ड। अरे संजीव बेटा इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं बोली है, सेल रिएक्शन होनी चाहिए। सेल रिएक्शन कब होगी, जब हमें पता सेल में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, मतलब ई सेल क्या होगा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। ठीक है, नोट करो। कर लिए बेटा, कर लिया क्या? और इस क्वेश्चन को हिंदी वाले ने तो लिख लिया था ना, क्या सेल अभिक्रिया के स्वतः होने के लिए या स्वतः सेल अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है? हिंदी वाले नहीं लिखा तो लिख लेना, जो अभी जो हमने क्वेश्चन किया है, सेल अभिक्रिया के स्वतः होने के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। क्लियर? ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो लिखो PT H2 गैस P1 ATM H प्लस एक्वास H2 गैस
P2 ATM और फिर से मैंने लिखा है PT, लिख लिए? ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन? फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन? ठीक है, हिंदी में लिखो। अस्वतः सेल अभिक्रिया के लिए, अस्वतः सेल अभिक्रिया के लिए, अस्वतः सेल अभिक्रिया के लिए, अस्वतः सेल अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है? अस्वतः सेल अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन लिखो बेटा, P1 ग्रेटर देन P2, दूसरा लिखो P1 लेस देन P2, तीसरा लिखो P1 इक्वल टू P2 और फोर्थ लिखो बेटा ऑल इज वेल। फोर्थ क्या है? ऑल इज वेल। ठीक है, चलो बेटा बात करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा बेटा, देखो दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए। क्या? सबसे पहले मैं ई सेल की बात कर रहा हूं। ई सेल हमें पता है क्या होता है, 0.059 अपॉन एन लॉग क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? और हमें पता है इसको अगर डायरेक्टली लिखे तो हमें पता है बेटा क्या होता है, लॉग PA। एनोड की बात, प्रेशर की बात की तो क्या होता है, P अपॉन PC। अरे कैथोड कंसंट्रेशन में ध्यान रखना, CC उसमें कैथोड वाली वैल्यू और इसका अपोजिट कर दो बेटा, इसमें क्या आएगा, एनोड। क्लियर? यानी एनोड अपॉन कैथोड का प्रेशर। क्लियर? ठीक है, अब बात करें इनकी, अगर हम वैल्यू पुट करें बेटा तो क्या कहेंगे, 0.059 अपॉन एन और क्या लिखेंगे, लॉग है। ठीक है, लॉग क्या करेंगे। अब बच्चा कहे सर एनोड कैथोड ये सब क्या दे रखा है, बच्चे के दिमाग में आया कि सर आपने सेल रिएक्शन में कुछ मिस कर दिया क्या यहाँ पर लिखना। क्यों? क्योंकि सर नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, 4 स्पीसीज लिखते हैं। 4 स्पीसीज कैसे लिखते हैं, 2 स्पीसीज तो क्या करेंगे एनोड वाली और 2 स्पीसीज कैथोड वाली। क्योंकि एनोड पर क्या लिखते हैं, ये इससे इसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब 2 हो गए, फिर कैथोड में ये इससे इसमें कन्वर्ट हो गया, 2 ये हो गए। सर 4 स्पीसीज लिखते हैं। आपने तो यहाँ पर देखो H2 H प्लस H2, सर 3 ही कैसे लिखे हैं, कुछ यहाँ पर मिसिंग है क्या? नहीं बेटा, मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है। क्लियर? कहने का मतलब क्या है, घुमा फिरा के कैसे भी हमें दे, हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि ऐसे भी हमें दे सकता है, ऐसे भी हमें दे सकता है। कैसे? एक्चुअल में अगर ऐसा दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, जो बीच वाली स्पीसीज होगी वो दोनों के लिए कॉमन होगी। क्या कहा, फिर से सुन लेना। अगर ऐसी कंडीशन दे, 4 की बजाय 3 ही स्पीसीज लिख के दे रखी है, इसका मतलब क्या होता है, बीच वाली स्पीसीज क्या होगी बेटा, दोनों के लिए कॉमन होगी, एनोड वाली के लिए भी और कैथोड वाली के लिए भी। कैसे? इसका मतलब क्या है, H2 किस में कन्वर्ट होगा, H प्लस में, ये ऑक्सीडेशन हो गया यानी एनोड की रिएक्शन हो गई। क्लियर? फिर क्या होगा, ये इसके लिए भी कॉमन है, यानी H प्लस किस में कन्वर्ट होगा, H2 में कन्वर्ट होगा। मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हो गया मतलब कौन सी रिएक्शन है, ये कैथोड वाली रिएक्शन होगी। समझ में आ गया? क्लियर? अरे बात समझ में आ गई तो ये जरूर ध्यान रखना। और साइड में मैंने PT क्यों लिखा है ये पता ही है बेटा, गैसेज स्पीसीज के लिए बात कर रहा है। क्लियर? ठीक है, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं बेटा, इसका मतलब हमें पता है ये क्या है एनोड, ये क्या है कैथोड। इसका मतलब क्या लिखेंगे, वही ए, ये एनोड वाली कंसंट्रेशन है, ये कैथोड वाला प्रेशर है वगैरह। मैं आप प्रेशर की बात करें, गैसेज स्पीसीज है तो क्या लिखेंगे, PA। एनोड वाली वैल्यू क्या है बेटा, P1 और कैथोड वाली वैल्यू क्या है रे, P2 है बेटा। यस और नो? क्लियर? अब हमें बोल क्या रहा है बेटा, इस बात को समझो। पहली बात तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए डेल जी का यूज होता है, ध्यान है ना। और हमें क्या बोल रहा है, डेल जी को ई सेल से कैसे कंपेयर करते हैं, डेल जी होता है बेटा -NF ई सेल। यस और नो? अब इस क्वेश्चन को हमने उल्टा कर दिया, क्या नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए क्या बोला है, नॉन स्पॉन्टेनियस। एक बात तो श्योर है, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होगी तो उसके लिए डेल जी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। यस और नो? मैंने क्या कहा, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन अगर है तो डेल जी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्योंकि डेल जी नेगेटिव होता है तो सेल रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। क्लियर? यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस बोला है तो डेल जी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। डेल जी पॉजिटिव होने के लिए ई सेल क्या होना चाहिए,
नेगेटिव, क्लियर। और ई सेल नेगेटिव होने के लिए P1 ग्रेटर या P2 ग्रेटर, P2 ग्रेटर होना चाहिए बेटा, यस और नो, क्योंकि हमें पता है अगर P1 ज्यादा होगा, अगर P1 ज्यादा होगा तो ई सेल पॉजिटिव होगा, ई सेल पॉजिटिव होगा इसका मतलब हमें पता है डेल जी नेगेटिव और सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस वाली, क्लियर। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करा, सीक्वेंस मैच कर लो, नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करा तो डेल जी क्या होगा, पॉजिटिव, डेल जी पॉजिटिव तो ई सेल क्या होगा, नेगेटिव, और ई सेल नेगेटिव होने के लिए अपॉन वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्लियर। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं बेटा, इफ P2 ग्रेटर देन P1, यस और नो। अगर P2 क्या है, P1 से ज्यादा है तो हमें पता है बेटा ई सेल क्या होगा, नेगेटिव। अगर ई सेल नेगेटिव है तो हमें पता है डेल जी क्या होगा, पॉजिटिव, और डेल जी अगर पॉजिटिव है तो हमें पता रिएक्शन कैसी होगी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या कहा, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, क्लियर। अरे बात समझ में आई थी ना, हिंदी मीडियम वालों ने लिख लिया था ना क्वेश्चन को, क्या सेल अभिक्रिया के अस्वतः होने के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है, यह है नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन यानी अस्वतः सेल अभिक्रिया, क्लियर। इसका मतलब कौन सा आंसर आएगा, P2 ग्रेटर देन P1, इसका मतलब P2 ज्यादा होना चाहिए, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, सेकंड। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो, नोट करो फटाफट। देखते हैं बच्चों का आंसर आया क्या। प्रियंका, अरे नो, मैंने बोला क्या, क्वेश्चन मैंने कंडीशन चेंज करती है बेटा, ध्यान रखना। पहले मैं कई साल पहले क्वेश्चन करवाया था, तब मैंने लिखा था स्पॉन्टेनियस होने के लिए, तो बच्चा सीधा करता P1 ग्रेटर देन P2, लेकिन ध्यान रखना बेटा मैंने स्पॉन्टेनियस नहीं लिखाया, नॉन स्पॉन्टेनियस बोला है। शाहरुख सेकंड ठीक है, आर्यन ठीक है, निकिता, खुशबू ठीक है, प्रदीप ठीक है, संजीव ठीक है, अमन ठीक है, रितु ठीक है, पूजा ठीक है, मनीषा ठीक है बेटा। आयुष कहाँ गया आज, एब्सेंट है क्या, आंसर नहीं आ रहे बेटा तेरे, आयुष अच्छा एब्सेंट है क्या क्लास में। चलो कर लिए। कलिए बेटा, अरे बुझाने दे। चलो, ये तो अगर हमें डायरेक्टली पूछे बेटा कि ये कम होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, तो हमें कैसे आंसर देना है बेटा, क्लियर, ठीक है। बाकी अगर डाटाबेस क्वेश्चन अगर बोले तो भी कोई ज्यादा टिपिकल काम नहीं है बच्चों, इजी वे में हम कर सकते हैं। ओके, देखो डाटाबेस क्वेश्चन अगर हमें पूछे तो कैसे लिखना है। एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, Zn+2 ऑब्लिक Zn ऑब्लिक Zn+2 एक्वस, और ये लिखा है बेटा 0.1 m, ठीक है। फिर क्या करें, Zn+2 एक्वस 10 m, और ये Zn सॉलिड, क्लियर। लिखो, कैलकुलेट द सेल EMF, calculate the cell EMF of cell, calculate the cell EMF of cell, calculate the cell EMF of cell at 298 Kelvin temperature, 298 Kelvin टेम्परेचर, ठीक है। हिंदी में लिखो 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर सेल का सेल विभव ज्ञात करो, सेल का सेल विभव ज्ञात करो, लिख लिए। चलो बेटा देखो कैसे करना। सबसे पहले मैंने क्या कहा बच्चों, देखो सबसे पहले ये डिसाइड कर लो एनोड कैथोड, बेटा ये तो ध्यान ही है रे, ABC, याद है ना, ABC, क्लियर, ठीक है। इसका मतलब देखो सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, यानी पता चल गया हमें, पता कौन से सेल की बात कर रहा है, कंसंट्रेशन सेल, सांद्रता सेल की बात कर रहा है। ओके, इसका मतलब सांद्रता सेल के लिए सीधे सांद्रता के पदों में कैसे लिखते हैं बेटा, 0.059 अपॉन क्या करते हैं n,
और लोग क्या करते हैं Cc अपॉन Ca, याद है ना, कैथोड वाली कंसंट्रेशन अपॉन एनोड वाली कंसंट्रेशन। क्लियर, ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करते हैं बेटा, तो क्या करेंगे 0.059 ऐसा कैसा अपॉन n नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन इन सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या देख सकते हो, देखो 0 से +2 से 0, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है बेटा 2 का। और क्या लिखेंगे लॉग Cc हमें पता है कैथोड वाली कंसंट्रेशन कितनी है बेटा 10 और एनोड वाली कितनी है रे 0.1, यस और नो। क्लियर, अगर इस डेसिमल को अपन काटे यहां से तो मल्टीप्लाई बाई 10, यानी हमें पता है बेटा क्या हो जाएगा, अरे log 100 हुआ या नहीं हुआ, हो गया बेटा, तो क्या लिखेंगे 0.059 अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा log 100, और हमें पता है बच्चों log 100 कितना होता है रे 2, तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में फिर से 2 से मैं 2 को उड़ा दूं बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ई सेल इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.059 वोल्ट। समझ में आ गया कैसे किया, यस और नो। क्लियर, नोट करो बेटा, देखते हैं आंसर आए बच्चों के। पूजा आंसर आए हैं, अमन ठीक है, पूजा ठीक है बेटा, मनीषा ठीक है, निकिता ठीक है, प्रदीप ठीक है, निकिता सैनी ठीक है, आर्यन ठीक है, रितु ठीक है, संजीव ठीक है, वेरी गुड। नोट करो बेटा फटाफट। कर लिए तो नोट। चलो ये आपने बात की बच्चों कंसंट्रेशन सेल, क्वेश्चन को ज्यादा टिपिकल नहीं बनता, बस कंफ्यूज करवा देता है क्या ई सेल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि बच्चा रट के रखता है बच्चों नैनसेट इक्वेशन को और सीधा उसी को अप्लाई करता है, इसके अकॉर्डिंग बच्चा गलती करके आता है, लेकिन कैसे तुम्हें ध्यान रखना बेटा, क्या करना। क्लियर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। लिखो बेटा हेडिंग, टू कैलकुलेट, हिंदी में लिख सकते हो डेल जी की सहायता से या डेल जी के द्वारा। क्या कहा, डेल जी यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा की बात कर रहा हूं, डेल जी के द्वारा क्या करेंगे, यानी अर्ध सेल अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। क्या कहा, डेल जी के द्वारा अर्ध सेल अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। क्लियर, लिखो बेटा इंग्लिश में, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हेडिंग है ये, क्वेश्चन नहीं है। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल रिएक्शन बाय डेल जी डेल जी के द्वारा क्या करेंगे, अर्ध सेल अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। लिख लिए, इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहा है बेटा, बात यहां पर भी वही अप्लाई हो रही है, क्या, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव, दोनों में से किसी एक की बात करेगा। क्लियर, अब आपको होगी सर आपने ऐसा क्यों लिखाया, बाई डेल जी के द्वारा। सर यहां पर डेल जी की क्या जरूरत हो गई, तो बच्चों देखो इसमें क्वेश्चन को ज्यादा टिपिकल नहीं बनेगा, लेकिन बहुत ही इजी वे में गलती करवा देगा। कैसे, नॉर्मली अगर हम बात करें तो बच्चे को मान लो कोई एक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन दे देगा, एक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन का मतलब है या तो ऑक्सीडेशन वाली या फिर रिडक्शन वाली। आपको क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन दे देगा, फिर दूसरे इलेक्ट्रोड की रिएक्शन दे देगा, यानी एक रिएक्शन देगा उसका आपको पोटेंशियल दे देगा, विभव दे देगा, दूसरी रिएक्शन देगा उसका पोटेंशियल दे देगा, फिर को तीसरी रिएक्शन पूछेगा, तीसरी रिएक्शन देके बोलेगा
इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, तो बच्चा डायरेक्टली क्या करता है बेटा, मैथमेटिक्स से कंपेयर करे तो इसका प्लस इसका, तो सीधा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड कर देगा। क्लियर, ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं करना है बच्चों। क्लियर, आपको क्या करना है, डेल जी की हेल्प से करना है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करेंगे बेटा, उसमें क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ध्यान रखना एक नॉन एडिटिव टर्म है, अयोगात्मक राशि है, जबकि डेल जी क्या होता है, डेल जी होता है बेटा एडिटिव टर्म होता है, यानी योगात्मक राशि है। अब बच्चा कहेगा सर यहां पर ये क्या आ गया, नॉन एडिटिव टर्म अयोगात्मक राशि या एडिटिव टर्म योगात्मक राशि। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा जिस वैल्यू को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं वो है एडिटिव टर्म। जैसे मान लो x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू वो उसकी मान लो 20 या 10 जो भी है बेटा, मैंने क्या कहा, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू भी 10 है, तो दोनों को मिलाकर अगर z बन रहा है x प्लस वाई इक्वल टू z, तो मैं क्या लिखूंगा 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। क्लियर, ये क्या है, एडिटिव। बात समझ में आई क्या, योगात्मक जिसको तुमने डायरेक्टली ऐड कर दिया। क्लियर, नॉन एडिटिव, बच्चा कहेगा सर इसका मतलब इसको मैं ऐड नहीं कर सकता, क्या ऐड कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करना है बेटा। आ गया समझ में। क्लियर, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बेटा वो क्या होगा, नॉन एडिटिव टर्म है, इसको डायरेक्टली ऐड करने की गलती मत करना। जबकि डेल जी क्या होता है बेटा, एडिटिव टर्म है, योगात्मक राशि है, तो क्या करेंगे, डेल जी की हेल्प से आपको सोल्व करना है। क्लियर, ठीक है। अब क्या करना, यानी जो अलग अलग रिएक्शन दे रखी है पहले उनको डेल जी को आपको प्लस माइनस करके सोल्व करना है। और डेल जी को ई से कैसे कोरिलेट करते हैं बेटा, डेल जी हमें पता क्या होता है, अरे NFE, यस और नो, डेल जी हमें पता है NFE बेटा अपन लिखते हैं, तो क्या करेंगे, डेल जी की हेल्प से अपन ई को कोरिलेट कर सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। लिखो बेटा, लिखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लिखो स्टेटमेंट लिखो एक, फिर इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ए नॉन एडिटिव टर्म, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ए नॉन एडिटिव टर्म, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ए नॉन एडिटिव टर्म, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ए नॉन एडिटिव टर्म while del G gives free energy बात कर रहा है, while del G is an additive term, while del G is an additive term, while del G is an additive term, so electrode potential of a half cell reaction, so electrode potential of a half cell reaction is calculated by del G, electrode potential of half cell reaction is calculated by del G। ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, लिखो इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड विभव एक अयोगात्मक राशि है, इलेक्ट्रोड विभव एक अयोगात्मक राशि है, इलेक्ट्रोड विभव एक अयोगात्मक राशि है, जबकि डेल जी एक योगात्मक राशि है, जबकि डेल जी एक योगात्मक राशि है। अतः अर्ध सेल अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव, अतः अर्ध सेल अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव डेल जी की सहायता से ज्ञात किया जाता है, डेल जी की सहायता से ज्ञात किया जाता है, डेल जी की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और डेल जी की सहायता से कैसे करेंगे बेटा, ये लिख लो फॉर्मूला, हमें पता ही है वैसे तो, डेल जी इज इक्वल टू NFE। क्लियर, इसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, डेल जी की हेल्प से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। अरे बात समझ में आई ना।
ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट तो मैंने इसलिए लिखा दिया बेटा ताकि आपको रटना नहीं पड़े कि सर ने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया, इसका रीजन क्या है बेटा, आपको आइडिया होना चाहिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्लियर, चलो इन पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, यदि लिखो इफ cu plus 2 oblique cu plus is equal to a एंड इसको ई नोट कर लेना बेटा, ई नोट ये क्या बात कर रहा है, ई नोट की बात कर रहा है, एंड ई नोट क्या cu प्लस ओब्लिक cu इज इक्वल टू बी, देन क्वेश्चन क्या है, इफ ई नोट cu प्लस 2 ओब्लिक cu प्लस इज इक्वल टू a and E naught Cu plus oblique Cu is equal to B, then calculate the value of E naught Cu plus 2 oblique Cu, लिख लिए, ठीक है। हिंदी में लिखो, यदि E नोट Cu प्लस 2 ओब्लिक Cu प्लस इज इक्वल टू A तथा E नोट Cu प्लस ओब्लिक Cu इज इक्वल टू B, तो E नोट Cu प्लस 2 ओब्लिक Cu याद करो, चलिए बेटा। चलो देखते हैं बच्चों, देखो कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले बच्चों देखो करना क्या है, आपको जो वैल्यू दी जाए, आपको जो मान दिए जाए बेटा देखा, उनकी हेल्प से हमें कैसे करना है। सबसे पहले ये देखो क्या मुझे दे रखा है, क्लियर, कैसे करना है। सबसे पहले मुझे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देखो Cu प्लस 2 को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये Cu प्लस में कन्वर्ट कर रहा है, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग बात करें बेटा, इसका ई नोट हमें कितना दे रखा है बेटा, ये हमें दे रखा है A, क्लियर, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हमें क्या दे रखा है, ये Cu प्लस से क्या होगा बेटा, Cu प्लस से क्या होगा Cu, और इसके लिए ई नोट हमें कितना दे रखा है बेटा B, क्लियर, ठीक है। थर्ड में हमें क्या बोल रहा है बच्चों, ये अब पूछा क्या है, हमें पूछा है बेटा Cu प्लस 2 से Cu, और इसके लिए ई नोट हमें पूछा है, समझ में आ गया। सबसे पहले आपको अगर डायरेक्टली रिएक्शन नहीं दे रखी तो आपको रिएक्शन लिखनी है, क्लियर, ठीक है। अब बच्चा कहे सर कैसे करूं, तो बच्चों ध्यान रखना, जिसका पोटेंशियल पूछे आपका टारगेट वो रिएक्शन होनी चाहिए, क्लियर। मैंने क्या कहा, जिसका पोटेंशियल पूछे आपका टारगेट वो रिएक्शन होनी चाहिए, ओके। कैसे होनी चाहिए बेटा समझना, देखो अपनी जो रिजल्टेंट रिएक्शन है, फाइनल रिएक्शन है, उसमें Cu प्लस 2 से किस में कन्वर्ट कर रहा है, Cu में कन्वर्ट कर रहा है। अगर Cu प्लस 2 की बात करें तो बच्चों देखो जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन करते हैं, याद है ना, तो देखो बेटा मुझे Cu प्लस 2 चाहिए, ये मेरी रिजल्टेंट रिएक्शन है, दिमाग में टारगेट बेटा आपका ये रिएक्शन होना चाहिए। क्या इस रिएक्शन का फॉर्मेशन मैं कैसे कर सकता हूं, इन दोनों की हेल्प से, क्लियर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मुझे Cu प्लस 2 किधर चाहिए, रिएक्टेंट साइड, सर्च करो बेटा गूगल पे, Cu प्लस 2 कहां है, ये रहा। इसका मतलब मुझे Cu प्लस 2 किधर चाहिए था, रिएक्टेंट साइड, इसने भी किधर दे रखा है, रिएक्टेंट साइड ही दे रखा है। इसका मतलब मुझे चेंज करने की जरूरत है क्या, नो बेटा, यानी पहली रिएक्शन को ऐसा कैसा लिख दो बेटा, तो क्या लिखेंगे Cu प्लस 2, इससे क्या होगा Cu प्लस, क्लियर, और इसका पोटेंशियल इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूं, ये क्या है बेटा A हो गया, क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा आगे बढ़ो, हमें क्या चाहिए, Cu, सर्च करो गूगल पे, Cu कहाँ है बेटा, ये रहा। और मुझे देखो Cu किधर चाहिए, जो प्रोडक्ट है उस साइड चाहिए, उत्पाद की दिशा में चाहिए। इसने किधर दे रखा है, प्रोडक्ट साइड ही दे रखा है बेटा। इसका मतलब इस रिएक्शन को मुझे चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं बच्चों, क्लियर। तो ऐसा कैसा लिख दो, तो क्या लिखेंगे, Cu प्लस से क्या हो जाएगा Cu, और इसका पोटेंशियल है मैं E2 मान रहा हूं, ये कितना हो गया B, क्लियर, बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं बेटा, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दे, तो रिएक्शन को ऐड करने का रूल क्या होता है, अरे सेम स्पीसीज अगर अपोजिट साइड है तो वो कैंसिल आउट होगी या नहीं होगी, होगी बच्चों, यानी इनको कैंसिल आउट कर दो। तो देखो रिएक्टेंट साइड क्या बच गया Cu प्लस 2, और देखो और क्या बच गया, ये प्रोडक्ट साइड बच गया Cu,
और इसका जो पोटेंशियल है बेटा इसको मैं बोल रहा हूँ E3, ये मुझे कैलकुलेट करना है। यस और नो? देखो बेटा जो रिएक्शन मुझे चाहिए थी वो रिएक्शन आई या नहीं आई? आई। अब बच्चा आंसर क्या देगा रटाफिकेशन से? A+B। मैंने क्या कहा? इसका मतलब ये रिएक्शन जो आ रही है इन दोनों को ऐड करने से आ रही है, तो बच्चा क्या करेगा? इसका पोटेंशियल भी इसका प्लस इसका सीधा A+B करेगा, लेकिन आंसर रॉन्ग है ये। क्लियर? मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है इसको डायरेक्टली हम ऐड करेंगे क्या? नॉन एडिटिव टर्म है, डायरेक्टली तो ऐड नहीं करेंगे। तो आप कहोगे सर कैसे करेंगे? वो कॉन्सेप्ट लिखाने का पर्पज क्या था? आ गया समझ में? हमें किसकी हेल्प से करना है बेटा? डेल जी की हेल्प से करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? मुझे पता है डेल जी क्या होता है? -NF E0। यस और नो? होता है बच्चों। तो अपन क्या करेंगे? इसका मतलब थर्ड रिएक्शन है तो इसका डेल जी मैं क्या मान रहा हूं? डेल जी 3। फर्स्ट है उसका डेल जी 1, सेकेंड है उसका डेल जी 2। यस और नो? क्लियर? तो अपन क्या लिखेंगे? इसका मतलब कैसे ऐड करेंगे? तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा? डेल जी नॉट थर्ड। इसका मतलब क्योंकि डेल जी एडिटिव टर्म है, दोनों के डेल जी को ऐड कर दूंगा, तीसरे के डेल जी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि तीसरी रिएक्शन कैसे आ रही है? इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने पर। तो डेल जी नॉट थर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल जी नॉट फर्स्ट प्लस डेल जी नॉट सेकेंड। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। और हमें पता है बच्चों डेल जी को अपन क्या लिखते हैं? -NF E सेल। इसका मतलब इसकी टर्म में अगर हम लिखे बेटा तो देखो डेल जी नॉट थर्ड किसका क्या लिखूंगा? -NF E0 थर्ड। क्लियर? इक्वल टू डेल जी 1 किसका अपन क्या लिखेंगे? -NF E0 1। क्लियर? ठीक है। प्लस अब क्या करूंगा बेटा? डेल जी नॉट 2 किसका क्या लिखूंगा? -NF E0 2। अरे समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं? -NF E0 थर्ड इक्वल टू क्या हो गया? -NF E0 क्या हो गया? फर्स्ट प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, तो क्या हो गया? NF E0 2। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। देखो माइनस से माइनस को उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ा सकते? उड़ा सकते हैं। फेराडे कांस्टेंट इसको उड़ा सकते हैं। बच्चा कहेगा सर n है, ये भी तो उड़ा सकते हैं। नो बेटा, n तो क्या होता है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर। ओनली n को नहीं काटना, n की वैल्यू पुट करेंगे बेटा पहले। क्लियर? बच्चा कहेगा सर f को क्यों काट दिया? f को तो इसलिए काट दिया क्योंकि हमें पता है f क्या होता है? 960 500 96,500। तो तीनों जगह लिखोगे, टाइम पास की जरूरत है क्या? नो बेटा। क्लियर? इसका मतलब मेरे पास क्या बच गया रे? E0 3। साथ में क्या बेटा? n का जरूर ध्यान रखना। n E0 थर्ड इक्वल टू क्या लिखेंगे? n E0 फर्स्ट, और क्या लिखेंगे? प्लस, और n E0 2। आ गया समझ में? अब कैसे करना समझना। E0 थर्ड के रेस्पेक्ट में बात करूं, थर्ड के लिए n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? समझना इस बात को। +2 से क्या हो रहा है? Cu 0 में कन्वर्ट हो रहा है। n का मतलब क्या होता है? सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेल अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। कैसे देखो? Cu +2 से Cu कब बनेगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या गेन करे बेटा। आ गया समझ में? अरे गेन करे या डोनेट करे, हमें से मतलब है क्या? एक्सचेंज तो कितने का होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का होगा। तो E0 थर्ड इक्वल टू फर्स्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, देखो E1 हमने किसका माना है? इस रिएक्शन का। तो +2 से +1, अरे एक डिक्रीज हो रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है बेटा। n की वैल्यू कितनी? 1। मतलब क्या हो गया बेटा? E1 ये हो गया बच्चों। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? और E1 की भी वैल्यू पुट आप कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। E1 मेरे पास कितना दे रखा है? A, तो सीधा कर दो बेटा A। बात समझ में आ गई? क्लियर? n देखो E0 2 कौन सा है? सेकंड का पोटेंशियल। इसके लिए n देखो कितना है? +1 से 0 मतलब क्या हो रहा है? 1 डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या होगा? 1 का एक्सचेंज हो रहा है। तो n की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय E0 2 क्या है बेटा? B है। यस और नो? B है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन? 2 मल्टीप्लाई बाय E0 थर्ड इक्वल टू क्या हो गया? A प्लस B। और मुझे क्या बोला? थर्ड के पोटेंशियल की बात करें तो क्या करेंगे? A प्लस B अपॉन क्या होगा? 2 होगा। समझ में आया कैसे किया? क्लियर? ठीक है बेटा, नोट करो फटाफट। फटाफट नोट करो बेटा। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, देखते हैं बच्चों के आंसर आए हैं क्या। किसका आया है? अमन ठीक है बेटा, पूजा ठीक है, रितु ठीक है, प्रदीप ठीक है, निकिता ठीक है, मनीषा ठीक है,
संजीव एडिटिव नॉन एडिटिव क्या है अभी तो बताया बेटा ये, चलो फिर बता देंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उस पर एडिटिव नॉन एडिटिव को मैं वापस थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो फटाफट। कर ली नोट, कर ली बेटा। अरे बुझाड़ दे। चलो कर लिएगा। चलो एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो इफ ई नॉट एफ ई प्लस टू, हिंदी में भी लिख सकते हो बेटा, इफ यदि को कहते हैं, यदि इक्वल टू x1, आगे लिखो इफ ई नॉट एफ ई प्लस थ्री oblique fe is equal to x2, then calculate the value of e naught fe plus 3 oblique fe plus 2। क्या लिखा? if e naught fe plus 2 oblique fe is equal to x1 and fe plus 3 oblique fe is equal to x2, then calculate the value of fe plus 3 oblique fe plus 2। अरे लिख लिया क्या? ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो यदि ये बराबर ये बराबर ये, तो इसका मान ज्ञात करो। क्लियर बच्चों? देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या मुझे दे रखा है बेटा। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग बात करें, देखो पहले में क्या दे रखा है, fe प्लस 2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, fe में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे बोल रहा है वैसे कर दो बेटा, fe प्लस 2 को किस में कन्वर्ट कर दो, fe में। क्लियर? और इसका पोटेंशियल जो है बेटा, मैं मान लो इसका पोटेंशियल मुझे कितना दे रखा है, x1। क्लियर? ठीक है, फिर मुझे क्या बोल रहा है बेटा, ये दूसरे में क्या दे रखा है, fe प्लस 3, fe प्लस 3 किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, fe में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका पोटेंशियल मुझे कितना दे रखा है, ये x2 बोल रहा है। क्लियर? ठीक है, अब देखो बेटा फिर तीसरे में मुझे क्या बोल रहा है, ये fe प्लस 3 क्या बोल रहा है, fe प्लस 2, और इसका पोटेंशियल मुझे पूछा है। बात समझ में आई क्या? तो ये बात ध्यान रखना, जिसका पोटेंशियल हमें पूछे दिमाग में होनी चाहिए वो रिएक्शन। क्लियर? कैसे? इसका मतलब ये मुझे पूछा है, इसका पोटेंशियल मुझे पूछा है, तो ये रिएक्शन मेरे दिमाग में होनी चाहिए, यानी इसका फॉर्मेशन मैं करूंगा। कैसे करूंगा? इन रिएक्शंस की हेल्प से। क्लियर? इन रिएक्शन की हेल्प से कैसे करूंगा बेटा, अपना वही तरीका। कैसे? मुझे Fe प्लस 3 चाहिए। देखो बेटा, यानी ये जो अपनी रिएक्शन है इसमें मुझे क्या चाहिए, Fe प्लस 3। सर्च करो गूगल पे, Fe प्लस 3 कहाँ है, इस सेकंड रिएक्शन में है बेटा। यस और नो? मुझे देखो Fe प्लस 3 किधर चाहिए, रिएक्टेंट साइड। इसने भी किधर दे रखा है, रिएक्टेंट साइड ही दे रखा है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं बच्चों। तो क्या करेंगे, इसका मतलब सेकंड रिएक्शन को मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, Fe प्लस 3। ऐसा कैसा लिख दो, Fe प्लस 3 से Fe, और इस पोटेंशियल को मैं E1 मान रहा हूं समझने के लिए, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, x2 है। समझ रहे हो ना? क्लियर? ठीक है, फिर देखो मुझे क्या चाहिए, Fe प्लस 2 चाहिए। Fe प्लस 2 अगर चाहिए, Fe प्लस 2 सर्च करो गूगल पे कहाँ है, इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन को एज इट इज लिख देंगे ना। अरे ऐसा कैसा लिख देंगे क्या? नहीं बेटा, हमें Fe प्लस 2 किधर चाहिए, प्रोडक्ट साइड, उत्पाद की दिशा में। इसने किधर दे रखा है, रिएक्टेंट साइड। तो क्या करेंगे, अरे इसे उल्टा करेंगे बेटा। क्लियर? इसे अपोजिट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, Fe से क्या बना दो, Fe
+2 बना दो बेटा, क्लियर। और इसका पोटेंशियल क्या करेंगे, मैं E2 बोल दूं, ये कितना दे रखा है x1, सही है ना, यस और नो, नो बेटा। कैसे, अगर आपने डायरेक्शन चेंज की है तो हमें पता है बच्चों इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो पहले ये पोटेंशियल किसका था, Fe+2 से Fe, यानी रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल था। आपने क्या लिखा है, Fe से Fe+2, मतलब क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हमें पता है अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल x1 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, -x1। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये जरूर ध्यान रखना, ओके ठीक है। बच्चा कहे सर अगर हमें यहां पर जैसे मान लो 2Fe+2 की जरूरत होती तो क्या करते, तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते, नो डाउट बेटा, यानी अपोजिट भी करते और 2 से मल्टीप्लाई भी करते। फिर यहां पर क्या करते, 2x1 कर देते क्या, नो बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, गुणांक पर निर्भर नहीं करता, ये ध्यान रखना, मैंने एक एक बात लिखाई है, याद है ना, क्लियर। तो यहां से अपन क्या करेंगे, अब इन दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दे बेटा, तो देखो Fe से Fe गया, तो यहां से क्या लिखेंगे, Fe+3, ये क्या हो गया, Fe+2, क्लियर। और इसका E0 मान लो, थर्ड बोल रहा हूं, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब अपना वही तरीका बेटा, क्या करेंगे, डेल जी की टर्म में करेंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, डेल जी थर्ड का क्या हो जाएगा, डेल जी थर्ड इक्वल टू क्या होगा बेटा, डेल जी फर्स्ट प्लस क्या करेंगे, डेल जी नॉट सेकेंड, यस और नो। और इसको E की टर्म में कैसे लिखते हैं, हमें पता है डेल जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, -NF E0, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। थर्ड के लिए मैं क्या लिखूंगा, -NF E0, कौन सा, थर्ड वाला, और क्या लिखेंगे बेटा, -NF E0, कौन सा, फर्स्ट वाला, और प्लस फिर क्या लिखूंगा, -NF E0 सेकंड वाला। आप टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली माइनस भी कर सकते हो बेटा, क्यों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, -NF E0 थर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, -NF E0 फर्स्ट प्लस माइनस माइनस, तो क्या लिखेंगे, NF E0 सेकंड। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। अगर माइनस को उड़ा दे बेटा तो माइनस को उड़ा दो आपस में, ठीक है, F से F को उड़ा दो बेटा, क्लियर, ठीक है। तो फाइनली क्या बच गया, N E0 थर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, N E0 फर्स्ट प्लस क्या हो जाएगा, N E0 सेकंड, यस और नो। अब देखते हैं n की वैल्यू पुट करते हैं। देखो थर्ड रिएक्शन में Fe+3 से +2, अरे एक डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, जितना चेंज आए वही n की वैल्यू होगी, ये ध्यान रखना। +3 से +2, एक डिक्रीज हो गया, n कितना हो गया, 1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, E3, ऐसा कैसा, n E1 कौन सा है, ये वाला, इसमें देखो बेटा क्या चेंज आया है रे, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो क्या करेंगे बेटा, 3, देखो Fe+3 से 0, यानी 3 डिक्रीज हो रहा, तो n की वैल्यू 3, और E1 मुझे कितना दे रखा है रे, x2, बात समझ में आ रही है ना, क्लियर, ठीक है। थर्ड में देखो बेटा फिर क्या लिखेंगे, N E02, N E0 कौन सा है, ये, इसकी रिएक्शन के लिए n क्या होगा बेटा, 0 से +2 मतलब क्या, 2 इंक्रीज हो रहा है, 2 इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, चेंज कितने का है, 2 का, तो क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाई E02 मुझे कितना दे रखा है, -x1, ये ध्यान रखना, क्लियर। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं रे, E0 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3x2 - 2x1। समझ में आ गया कैसे किया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। नोट करो बेटा फटाफट, देखते हैं किसी का आंसर आए हैं क्या, किसके आंसर आए हैं, आंसर चलो सोहेल, सर समझ में नहीं, एक बार फिर से बताओ, ठीक है बेटा बता देंगे। फिर अमन का आंसर क्या है, 2 माइनस मनीषा 2, ठीक है, 2 पूजा, ठीक है, अमन गलत बता दिया बेटा, मनीषा गलत बता दिया, ठीक है, ऋतु साइन अपोजिट कर दिया बेटा, पूजा ठीक है, करेक्ट है, निकिता आचार्य ठीक है, प्रदीप ठीक है, मनीषा सॉरी ठीक है बेटा, अब सही है, अमन गलत बता दिया, ऋतु ठीक है बेटा, निकिता सैनी ठीक है बेटा। चलो नोट कर लिया ना, चलो बेटा और किसी का कोई डाउट है क्या, चलो सर वो Fe का OS 1 मान लिया था,
कोई बात नहीं बेटा, अब ध्यान रखना है। चलो अब कैसे करना है समझना। सोहेल का मैसेज है सर एक बार और बताइए। कोई बात नहीं बेटा, देखो अच्छा क्वेश्चन है, समझना है इस बात को कैसे करना है, क्या करना, ठीक है, अच्छे समझना। बच्चों देखो क्या कहा, जब से आपको क्या दे रखा है कि Fe+2 / Fe = x1, फिर क्या दे रखा है Fe+3 / Fe = x2, फिर क्या दे रखा है Fe+3 से / Fe+2, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या देखो बेटा, क्या गिवन है, फिर देखो क्या आस्क है। क्लियर। उसको हम आपस में कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। क्लियर। मुझे दे रखा है Fe+2 से Fe, इसका पोटेंशियल क्या बोला है बेटा x1, तो मैं लिख दूंगा इसका E0 है x1। क्लियर। फिर क्या बोला है Fe+3 से Fe, इसका पोटेंशियल देखो बेटा कितना दे रखा है x2। क्लियर। मुझे पूछा क्या है Fe+3 से Fe+2, तो Fe+3 से Fe+2 इसका E0 मुझे पूछा है, तो मैंने यहां पर क्वेश्चन मार्क कर दिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो बेटा दिमाग में होनी चाहिए आपका टारगेट, ये रिएक्शन होनी चाहिए जिसका पोटेंशियल आपसे पूछे। क्लियर। और ये अगर हमें पूछ रहा है तो ये देखो इसका फॉर्मेशन में ऊपर वाली रिएक्शन से कैसे कर सकता हूं। कैसे करना है बेटा, इस रिएक्शन में देखो Fe+3 किधर है, रिएक्टेंट साइड है, तो मैंने क्या कहा, सर्च करो गूगल पे Fe+3 कहां है, इस सेकंड रिएक्शन में है, तो इसको लिख दो ऐसा कैसा, मुझे चाहिए रिएक्टेंट साइड, इसने भी दे रखा है रिएक्टेंट साइड, तो इसको डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं, तो क्या करेंगे Fe+3 से Fe ये रिएक्शन लिख दो। क्लियर। और इसका पोटेंशियल मैं E1 मान रहा हूं क्योंकि अपनी पहली रिएक्शन अब ये हो गई जो हमने कंसीडर की है, E01 = ये कितना है x2। क्लियर। ठीक है। फिर चलो बेटा आगे, मुझे और क्या चाहिए Fe+2 सर्च करें गूगल पे बेटा, कहां दे रखा है, ये दे रखा फर्स्ट रिएक्शन में। इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन को ऐसा कैसा लिखूंगा क्या, नहीं, मुझे किधर चाहिए, प्रोडक्ट साइड में चाहिए, उत्पाद की दिशा में। इसने किधर दे रखा है, रिएक्टेंट साइड यानी क्रियाकार की दिशा में। इसका मतलब इस रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज करेंगे, Fe+2 से Fe था तो Fe से Fe+2। क्लियर। ठीक है। और हमें पता है अगर डायरेक्शन चेंज कर दी तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, यानी प्लस x1 की बजाय माइनस x1 हो जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों को ऐड करो बेटा, Fe अपोजिट साइड में है, सेम स्पीसीज अगर अपोजिट साइड में है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इससे इसको उड़ा दिया। क्लियर। फिर क्या बच गया Fe+3 से Fe+2। समझ में आ गया, यस और नो। इसका मतलब जो रिएक्शन हमें चाहिए थी वो आई या नहीं आई, आ गई बेटा। इसका पोटेंशियल मुझे पूछा है तो मैंने इसको लिख दिया E0 थर्ड। क्लियर। ठीक है। अब हमें पता है E0 क्या, नॉन एडिटिव टर्म है, ठीक है, तो डायरेक्टली ऐड करेंगे क्या, नो, तो थर्ड के लिए del G0 = फर्स्ट के लिए प्लस सेकंड के लिए del G0 क्या होता है हमें पता ही है, -NF E सेल। फिर क्या करना है बेटा, इनकी वैल्यू पुट करनी है, माइनस 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 सभी में इसको उड़ा दो। ठीक है। F की हम बात करें तो F के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, F के अकॉर्डिंग फैराडे कांस्टेंट ये सभी के लिए सेम है, इसको उड़ा देंगे। n सेम दिख रहा है, इसको मत उड़ा देना, अरे ध्यान रखना बेटा, ठीक है, खुद पे कंट्रोल रखना बेटा। क्या n की वैल्यू पुट करो, उसके बाद आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो। देखो थर्ड रिएक्शन में n कितना है, Fe+3 से Fe+2, इसका मतलब 1। क्लियर। ठीक है। देखो फिर E1 कौन सा बेटा, E01 ये वाला है, देखो +3 से 0, इसका मतलब 3 का एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर। फिर 2 वाला कौन सा है, देखो ये रिएक्शन है, इसका n देखो 0 से +2, 0 से +2 चेंज कितने का, 2 का बेटा। क्लियर। इसका मतलब फिर इनके पोटेंशियल लिख दिए और रिजल्ट आ गया। समझ में आ गया, यस और नो। ये लास्ट में जो क्वेश्चन डिस्कस करवाएं बेटा, इसको दोबारा देखना अच्छे से और कॉपी में अच्छे से रिवाइज करना। क्लियर। तब जाके समझ में आएंगे, फर्स्ट टाइम में आप सोचोगे तो शायद पॉसिबल नहीं है। क्लियर। बात समझ में आई क्या, क्योंकि इसके लिए आपको बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। इसको डायरेक्शन चेंज कर दे, ये कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, n कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब आना चाहिए बेटा। क्लियर। बाकी कोई भी डाउट हो कोई दिक्कत नहीं है, कॉल करके पूछ सकते हो। क्लियर। ठीक है। संजीव का मैसेज आया था, सर एडिटिव नॉन एडिटिव क्या होता है, अभी जैसे हमने बात की थी, एडिटिव टर्म वो टर्म हम जिसको डायरेक्टली ऐड कर सके। क्लियर। नॉन एडिटिव टर्म जिसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सके। क्लियर। आपको याद हो तो बेटा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, एनर्जी क्या होती है, एडिटिव टर्म होती है बेटा। नॉर्मली आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मान लो क्या थर्ड सेल से सेकंड में जा रहा है, सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, तो थर्ड से मान लो सेकंड के लिए जो एनर्जी एक्सचेंज है वो x किलोजूल है, फिर क्या सेकंड से फर्स्ट के लिए y किलोजूल है, तो डायरेक्टली थर्ड से फर्स्ट में आए तो अपन क्या लिखते हैं, x + y किलोजूल। यस और नो, क्योंकि एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी क्या होती है, एडिटिव टर्म होती है बेटा, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। तो नॉर्मली आपने देखा होगा एक हम उसमें फॉर्मूला लिखते हैं E3 = E1 +
E2, यस और नो। वहीं अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ क्या होती है, नॉन एडिटिव टर्म, इसे डायरेक्टली ऐड करते हैं क्या, नहीं, हमें पता E इक्वल टू क्या होता है hc/λ, तो अपन क्या लिखते हैं hc/λ3, hc/λ1, hc/λ2, तो फाइनली अपन क्या लिखते हैं 1/λ3 इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2, 1 में आएगा बेटा। ये कैसे आता, समझ में आया? क्यों? क्योंकि वेवलेंथ जो होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, लैम्डा होता है, वो नॉन एडिटिव टर्म होती है, उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो पहले उसे एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ऐड करते हैं। क्लियर? तो शॉर्ट एंड स्वीट में क्या कहूंगा, एडिटिव टर्म जैसी है, योगात्मक राशि जैसी है, सीधा वैसी वैसी ऐड कर दो, जोड़ दो। क्लियर? नॉन एडिटिव टर्म, अयोगात्मक राशि, जिसको आप डायरेक्टली ऐड ना कर सको, डायरेक्टली ना जोड़ सको, क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसे कन्वर्ट करके, चेंज करके फिर ऐड करते हैं, फिर जोड़ते हैं। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है, तो यहां तक के बेटा जो क्वेश्चंस सामने आए सोल्व कर लेना। क्लियर? अब अपने चैप्टर का बेटा एक ही पार्ट बच गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर? और कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। यहां तक कंप्लीट कर लेना बेटा, कोई डाउट हो पूछ लेना। क्लियर? बात समझ में आई? यस और नो? बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।